संसद का विशेष सत्र जो आयोजित किया गया उसमें देश की आधी आबादी के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई, क्योंकि नारी शक्ति वंदन जो कानून है उसे जल्द से जल्द लागू किया जाए, ऑपरेशनल बनाया जाए। उसे इसी बात को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द उसे ऑपरेशनल करने के लिए 3 बिल लाए गए हैं और उसे लेकर थोड़ा बहुत बवाल भी हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा इसे लेकर संसद में अपना पक्ष रखा, विपक्षियों को भी समझाने की कोशिश की है। हम तफसील से जानते हैं कि क्या इन 3 नए बिलों की रियलिटी है क्या, और क्या इससे सियासत बदलेगी और विपक्ष इसका विरोध क्या कर रहा है और सच्चाई क्या है। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं वरुण, हमेशा की तरह। वरुण, बहुत सारी रिसर्च आप लेकर आए हैं और उससे कहीं ज़्यादा तो आपके दिमाग में होती है लेकिन मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप बताएं कि ये जो 3 बिल लेकर आए हैं ताकि ऑपरेशनल किया जाए नारी शक्ति वंदन कानून को, वो 3 बिल में कही क्या गई हैं बातें? शुक्रिया रचना, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। देखिए, हम अभी वेट कर रहे थे अभी प्रधानमंत्री के भाषण खत्म होने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया, लोकसभा को संबोधित किया 3 बजे के आसपास, और प्रधानमंत्री ने काफ़ी उन चीज़ों को छूने की कोशिश की है जिससे कि जो विपक्ष एक तरीके से गोल बंद हो रखा है इन सब चीज़ों के अगेंस्ट में। इन जो भी ये 3 बिल आए, अभी 3 बिलों का मैं जिक्र करूँगा, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने पहले ही अपना पक्ष एक तरीके से क्लियर कर दिया है। प्रधानमंत्री ने जो बोला उसकी हम बाद में डिटेलिंग करेंगे, लेकिन अगर बात की जाए, आपने जिक्र किया नारी शक्ति वंदन अधिनियम का। जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम था वो 2023 में सर्वसम्मति के साथ पारित किया गया था। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक कानून है जिससे कि 33% जो है सीटें आरक्षित हो जाएंगी संसद के अंदर और विधानसभाओं के अंदर महिलाओं के लिए। ये बहुत लंबी मांग थी, बहुत पुराने टाइम से ये जिसे कहते हैं लंबित था, ये मामला पेंडिंग था। तो ये 2023 में ये वाला, तो अब कोई इस पे कोई डिबेट नहीं है कि 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये तो डन एंड डस्टेड केस है। 2023 में ही ये मामला खत्म हो चुका है। वक्त और दूसरा ये कि किस तरीके से, कितनी देर, ड्यूरेशन। तो देखिए, जब 2023 में जब पारित हुआ था तो 2034 एक तरीके से सब मान के ये चल रहे हैं कि 2034 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें पहली बार ये 33% आरक्षण लागू किया जाए। अब सरकार और प्रधानमंत्री ने भी बोला है इसको जल्द से जल्द लागू करने के लिए ये तीनों बिल लेकर आए हैं, जिससे कि 2034 ना होकर के 2029 5 साल पहले ही जो है वो टारगेट हो सके। बिल्कुल। तो मतलब 2029 के जो लोकसभा चुनाव हैं उस चुनाव के साथ ही ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है 33% आरक्षण महिलाओं को मिल जाएगा। ठीक है। और वहीं से फिर वो जो विधानसभा है विभिन्न प्रदेशों की, वहां पर भी ये लागू हो जाएगा। अब आते हैं कि वो 3 बिल क्या है। देखिए, 3 बिल जो हैं वो है, एक तो द कॉन्स्टिट्यूशन 131 अमेंडमेंट बिल 2026 है, ये 131वां संशोधन होगा ये। दूसरा है द डिलिमिटेशन बिल 2026 और तीसरा है द यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2026। देखिए, जो पहला है द कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल, वो सीधा सीधा ये प्रपोज करता है कि जो अभी लोकसभा के सदस्यों की संख्या है 543 लोकसभा के सदस्यों की संख्या है, उनको बढ़ाकर 850 के आसपास कर दिया जाएगा। ठीक है। देखिए, इसमें अभी 815 स्टेट्स राज्यों से आएंगी ये सीटें और 35 केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगी। तो सबसे पहला तो सीधा सीधा ये है, और इसका मेन मकसद क्या है, फास्ट ट्रैक कर देना विमेन रिजर्वेशन जो 2034 तक नहीं दिख रहा था वो अब 2029 तक हो जाए, इम्प्लीमेंट हो जाए पूरे देश भर के अंदर। ये उसका मेन मकसद है। दूसरा जो है डीलिमिटेशन बिल 2026 का, इसके अंदर अब क्या है कि देखिए, डीलिमिटेशन बिल को डी लिंक करने की बात है। 34 की जब हम बात कर रहे हैं तो जब 23 में पास हुआ था नारी अधिनियम वंदन जो था, वो उस नारी शक्ति वंदन अधिनियम, उसका ये मतलब था कि सेंसस जो होंगे 2026 में चल ही रहा है। अभी गृह मंत्री ने खुद भी बोला कि जनगणना का काम चल रहा है, सेंसस इस समय शुरू हो चुका है और कार्य प्रगति पर है।
उस जनगणना के होने के बाद 2026 के सेंसस के होने के बाद डिलिमिटेशन कमीशन बनता, परिसीमन आयोग बनता और वो फिर किस तरीके से सीटों को डिस्ट्रीब्यूट करना है वो उसका जिम्मा होता। तो अभी ये जो- डिलिमिटेशन बिल अब उसको डीलिंक कर देगा, यानी कि 2011 के के सेंसस सेंसस को के आधार according माना काम जाएगा, उसके आधार पे काम करेगा, ना कि 2026 के सेंसस का वेट करेगा। और तीसरा है यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2026। अब इसमें देखिए इस समय 3 ही ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं भारत के अंदर जहाँ पे विधानसभाएं हैं, लेजिस्लेचर्स हैं और जहाँ पे ये लागू हो सकता है। दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है और पुडुचेरी है। तो ये उनके लिए भी ये बिल रहेगा। तो ये 3 बिल हैं जो कि सरकार लेकर आई है। अब हम आते हैं कि इसकी की टेकअवेज क्या हैं, क्या क्या बदलाव होंगे। ये जो 3 बिल लेकर आए हैं सदन में नारी शक्ति वंदन कानून को लागू करने के लिए, जल्द से जल्द ऑपरेशनल करने के लिए, अब इसके की टेकअवेज क्या होंगे, इसके आने से बदलाव क्या क्या? देखिए सबसे पहला तो की टेक अवे यही है कि जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करना है, जल्द से जल्द ऑपरेशनलाइज करना है। महिलाओं को जो 33% का आरक्षण मिल रहा है उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। सबसे बड़ा एम इसका यही है, सबसे बड़ा टेक अवे यही है। जो प्रधानमंत्री ने भी बोला कि बहुत देर ऑलरेडी हो चुकी है, लगभग 40 साल से इसके ऊपर डिस्कशन होता रहा है। 40 साल जल्दी से ऑपरेशनल कर दो। अब जल्द से जल्द 4 डेकेड दशकों का निकल जाना। 50% महिलाएं हैं इस देश के अंदर वोटर, आधी आबादी है देश की। तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि भाई जल्द से जल्द इसको महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए उनको पहुंचाना ज़रूरी है। ये जो कानून बना है उसको लागू करना ज़रूरी। तो सबसे पहला मकसद तो वही हो गया। उसके बाद ये है कि देखिए अभी वर्तमान में जो संख्या है 543 की, प्रधानमंत्री ने अभी भी बोला, जिक्र किया कि उसको भी ना छेड़ते हुए, ताकि किसी को ये ना लगे कि मेरे साथ ये क्या कर दिया, उसी अनुपात में सीटों की संख्या बढ़ा दी जाए और एडिशन कर दिया जाए। जो कि 550 से हो जाएंगी, 543 से 850 हो जाएंगी। तो एक वही है जिससे कि सबको न्याय वाली बात हो जाएगी। ठीक है, और इसमें भी सीट रोटेशन होगा। अब चेंज ऑफ डिलिमिटेशन अथॉरिटी, ये बहुत बड़ा की फैक्टर मुझे लग रहा है। इसका क्या मतलब है? नहीं देखिए इसमें 2 बातें हैं। जैसा मैंने जिक्र किया पहले कि पहले तो ये जिक्र था इसके वंदन अधिनियम के अंदर कि 2026 के सेंसस का वेट किया जाएगा और उसके बाद डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज होगी। ठीक है, लेकिन अब 2011 अब 2011 के सेंसस के आधार पर ये डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज होगी। इस देश के अंदर 4 बार डिलिमिटेशन हुआ है अब तक। सबसे पहला 1952 में हुआ था, फिर 1963 में हुआ, फिर 1973 में हुआ और फिर जब आखिरी डिलिमिटेशन वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे 2002 में हुआ। अब 2002 के बाद से अब ये पहला डिलिमिटेशन होगा। आधार 2011 की जनसंख्या होगी। तो इसके मुताबिक है कि एक तो एक हाई पावर बॉडी चेयर्ड बाय रिटायरिंग और सर्विंग सुप्रीम कोर्ट जज विल बी एस्टैब्लिश्ड टू रीड्रॉ बाउंड्रीज, यानी कि उनके नेतृत्व में ही अब बाउंड्रीज को किस तरीके से परिसीमन किया जाएगा वो डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, और कमीशन के जो ऑर्डर्स होंगे एक बार अगर जब पब्लिश हो गए तो वो कहीं किसी भी कानून के तहत किसी भी अदालत में उनकी चुनौती नहीं दी जा सकेगी। एक ये रहेगा, तो उनको जुडिशियली इम्यूनिटी मिल जाएगी। करेक्ट। तो ये जो है डिलिमिटेशन अथॉरिटी का यही रहेगा। देखिए अभी डिलिमिटेशन का जम्मू कश्मीर के अंदर भी हुआ, असम के अंदर भी डिलिमिटेशन किया गया है। ये 2 एक्सेप्शंस थे। अब डिलिमिटेशन पूरे देश में किया जाएगा। ठीक है। दूसरा, इस जो बिल को पास होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो बिल को पास होने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता है दोनों सदनों में। हाँ, 2/3 बहुमत दोनों सदनों में चाहिए होगा, अभी का जो लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के दिख रहा अंदर। है उसमें राज्यसभा तो मुझे लग रहा है कि ये कर जाएंगे, लेकिन लोकसभा में मुश्किल हो सकती है एनडीए के लिए। नहीं देखिए दोनों ही सदनों में 2/3 बहुमत तो नहीं है। हाँ। अगर आप बात करें अभी जो लोकसभा है उसके अंदर 543 की लोकसभा है, 540 अभी हैं मौजूद। उनमें से 3 सीटें वेकेंट हैं। 540 में से 2/3 जो मेजोरिटी है, 2/3 बहुमत के लिए 360 के आसपास की जरूरत होगी। तो सरकार के पास 292 का तो आंकड़ा है अभी,
लेकिन 360 का आंकड़ा नहीं इसलिए है। मैं कह रही हूँ कि 60-68 सीटें मैनेज करना लोकसभा में मुश्किल हो सकता है। अब वो डिपेंड विपक्ष के ऊपर करता है। जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा, उन्होंने एक फ्रेंडली एडवाइस दी कि जो भी इसका विरोध करेगा उसको लगता नहीं है कि महिलाएं माफ़ करेंगी, नाराजगी हो नाराज जाएगी। जी। तो और राज्यसभा में भी देखिए 244 इस समय है, 245 की राज्यसभा में एक सीट वेकेंट है, शिबू सोरेन का निधन हो गया तो वो सीट खाली है। वहाँ पर सरकार के पास अभी 141 सदस्य हैं और 162 या 163 दो तिहाई के हिसाब से उनको चाहिए होंगे अगर इसको पास करा। अच्छा, इसकी कंडीशंस यही है कि 50% से ज़्यादा सदस्य मौजूद होने चाहिए। यानी लोकसभा अगर 540 की है तो 50% यानी 270-71 सदस्य वहाँ पे मौजूद होने चाहिए। उसमें से भी 2/3 इसको सपोर्ट करने चाहिए। यानी अगर 540 के सारे के सारे मौजूद रहें तो 360-62 के करीब सदस्यों को इनका बिल का समर्थन लोकसभा में मिलना ही चाहिए, तभी ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास हो पाएगा। और तीसरा जो है, और ये बात की बात है, रेटिफिकेशन बाय 50% ऑफ असेंबलीज, यानी कि अब हमारे देश में 31 पुडुचेरी को भी मिला तो 31 विधानसभाएं हैं, तो 15-16 विधानसभाओं को रेटिफाई भी करना पड़ेगा। वहाँ एनडीए कंफर्टेबल है क्योंकि 21 विधानसभाओं में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला। इसलिए राज्यसभा देखिए, आयरनी है कि राज्यसभा में थोड़ा इस समय बहुमत जो है उनको कम चाहिए, मतलब 2/3 बहुमत कम चाहिए क्योंकि 141 है, उन्हें 20-21 की जरूरत है। पहले ये माना जाता था कि उनके लिए मुश्किल हो सकता है। लोकसभा में, इसलिए कि लोकसभा में सदस्य संख्या बहुत ज्यादा चाहिए इस समय। सरकार की जो चुनकर आई थी 2024 के चुनावों में लोकसभा में संख्या कम हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की भी खुद की संख्या 303 से गिर के 240 हो गई, तो ये कहीं ना कहीं उस चीज का भी एक इम्पैक्ट है। चलिए, ठीक है, तो ये तो हो गया एनडीए की स्ट्रेंथ और वोटिंग प्रोसेस आपने बताया कि क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि ये जैसे ही लागू होता है और ख़ासतौर पे परिसीमन जब होगा 2011 के सेंसस के हिसाब से, तो कहाँ कितनी सीटें बैठेंगी? देखिए, ये तो अभी जब फाइनल ड्राफ्ट आएगा कि कहाँ पे किस प्रदेश में अनुमान हम लगा सकते हैं। अनुमान के हिसाब से अगर बात करें, देखिए इसकी दो चीज़ें हैं। एक तो जैसे 2011 की बात करते हैं तो पॉपुलेशन के आधार पे अगर देखा जाए, या फिर अभी के जो वर्तमान की स्थिति है उसमें प्रो रेटा बेसिस पे अगर किया जाए, और सरकार ने इंडिकेट किया है कि प्रो रेटा बेसिस पे ही करेंगे। और प्रधानमंत्री ने अभी बोला भी, बहुत ये शोर मचा हुआ है कि दक्षिण भारत के जो प्रदेश हैं उनको उत्तर भारत के जो प्रदेश हैं उनके कंपैरिजन में रॉ डील मिलने वाली है, मतलब उनके साथ न्याय नहीं होगा। तो प्रधानमंत्री ने कहा है साफ साफ अभी संसद के अंदर, क्योंकि वो किसी भी प्रदेश के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार ने इंडिकेट किया है कि प्रो रेटा बेसिस पे होगा। अब मैं प्रो रेटा बेसिस की बात करें और 2011 के जो जनसंख्या वाला मुद्दा है उसकी बात करें, इन दोनों को मैं थोड़ा सा विस्तार से आपको बताना चाहता हूं कि इसका क्या मतलब है। ठीक है। 2011 के अगर सेंसस को देखा जाए तो उस हिसाब से उत्तर प्रदेश का जो आंकड़ा बैठता है 16.24% जो जनता थी वो उत्तर प्रदेश में रहती है, बहुत बड़ा 2011 के सेंसस के मुताबिक। तो अगर इसको हम ट्रांसलेट करें तो अभी की जो सीटों की संख्या बढ़ रही है, यानी कि सबसे ज्यादा यूपी की बढ़ेगी। वो तो हाँ ऑफ कोर्स बढ़ेगी, क्योंकि यूपी अभी भी 80 सीटें दे रहा है 543 में से, तो सबसे बड़ा प्रदेश है लोकसभा के सदस्यों की संख्या के हिसाब से। तो उत्तर प्रदेश की संख्या बैठती है नए खांचे के हिसाब से, जो 850 सीटें हो जाएंगी उसमें से 140 के करीब। लेकिन अगर हम प्रो रेटा बेसिस पे बात जाए तो 80, जैसे मैंने जिक्र किया, 543 में से 80 यानी 14.73%। अगर यही 14.73% को हम 850 में जो सीटें बढ़ने वाली हैं, नई आने वाली हैं, अगर ये पास हो जाता है तो 2/3 बहुमत से, उसके आधार पर उत्तर प्रदेश 125 के करीब रहेगा। ठीक है। यानी तो पॉपुलेशन के हिसाब से बढ़ रही है 140, लेकिन 80 का से सीधा 140। लेकिन अगर प्रो रेटा के हिसाब से जाएं तो 122 या 125 के आसपास बैठेगा। ठीक है। इसका जो कंपैरिजन में तमिलनाडु में अभी कुल 39 सीटें हैं, 543 लोकसभा में से 39 सीटें तमिलनाडु के अंदर है, और ये जो प्रो रेटा बेसिस का प्रतिशत अगर निकाले तो 7.18% होता है। ठीक है। अगर इसी 7.18% को प्रो रेटा बेसिस पे 850 के अंदर उस अनुपात में देखें
तो 61-62 सीटें बैठती हैं, यानी तमिलनाडु की भी 21-22 सीटें बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर हम 2011 की पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो तमिलनाडु 5.88% यानी भारत की जनता जो है 5.88% ही तमिलनाडु में रहती थी 2011 की जनगणना के हिसाब से। यानी 7.18 से 5.88 अगर होता है तो सीटों की संख्या भी 61-62 से घटकर 49-50 हो जाएगी। हाँ। तब भी जो प्लस 21-22 प्रोरेटा के हिसाब से होनी है, पॉपुलेशन के हिसाब से अगर स्ट्रिक्ट पॉपुलेशन मेजर के हिसाब से अगर किया 2011 का तो वो 49-50 बैठेगी। सीटें तो बढ़ेंगी लेकिन उस लेकिन अनुपात में नहीं बढ़ेंगी। तो ये डिफरेंस है। सरकार और ये थोड़ा ने सा टेक्निकल भी है। हाँ। इसको समझने के लिए आप जो है थोड़ा सा वेट कीजिए, सरकार जो है क्या फाइनल इस पर लेकर आती है, क्या फैसला करती है। अब हम आगे बढ़ें कि जिस तरीके से विरोध हो रहा है, विरोध के पॉइंट्स क्या क्या हैं, क्यों इसमें अमेंडमेंट के लिए जो 3 बिल लाए गए हैं नारी शक्ति वंदन कानून में, उसका विरोध विपक्ष क्यों कर रहा है, क्या कहकर कर रहा है? नहीं, देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो विपक्ष के पास यही है कि सरकार को इतनी जल्दी क्या है, सरकार क्यों इस बिल को इतनी जिसे कहते हैं ना कि हश हश करके इतनी जल्दबाजी में आप ये क्यों बात लेकर कह रहे आई हैं वरुण, तो मुझे एक बात याद आ गई कि जब ये बिल आया था हमारे न्यूज़ रूम में चहल पहल तो थी, लेकिन उस वक्त भी बहुत सारे विपक्षी इससे खफा थे कि देर क्यों हो रही है। हाँ, देखिए, वो बात अलग है जिसे कहते हैं ना कि वक्त के हिसाब से मुद्दों का बदल जाना, तो ये उन्हीं में से कुछ एक चीज़ हो सकती है। हाँ। लेकिन अब विपक्ष का काम है, कंस्ट्रक्टिव विपक्ष का काम तो वैसे ये होना चाहिए कि सरकार ने अगर कुछ अच्छा फैसला लिया है तो उसका समर्थन किया जाए। लेकिन अगर अब विपक्ष ये कह रहा है तो विपक्ष का जो मुद्दा है वो ये है कि क्यों आप इतनी जल्दी मचा रहे हैं। किसी ज़माने में विपक्ष ये कहता था कि ये क्यों लटका के रखा हुआ है। अब जब वो पास हो गया है, जब वो एक तरीके से अब तो लागू होना ही है, लागू करना ही पड़ेगा। अब चाहे नाक सीधी उससे पकड़ लो या दूसरे एंगल से पकड़ लो, इसको कोई रोक नहीं सकता। नारी शक्ति को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। आज हो तो अच्छी बात है, 5 साल बाद हो तो वो भी देखा जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री का ये कहना है कि अब क्यों रोकना है, विपक्ष का ये कहना है इतनी जल्दी क्यों लेकर आया गया। 4 डेकेड हमने बात कर ली इसके ऊपर, और कितना वक्त चाहिए? और कितना वक्त चाहिए, ये वाला है। दूसरा जो नॉर्थ साउथ डिवाइड की बात है, खासतौर पे दक्षिण भारत की जो पार्टीज हैं वो काफ़ी मुखर हैं। डीएमके काफ़ी मुखर है इस चीज़ को लेकर के। वो कहीं ना कहीं जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, वो तो खुद एनडीए के जो पार्टनर्स हैं चंद्रबाबू नायडू, उनको भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप भी इसको लेकर कुछ बोलिए कि दक्षिण भारत का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो मैंने जब ये बताई, ये दोनों चीज़ें जब बताई, उसमें इंडिकेट ये हो रहा है कि किसी भी राज्य की सीटें घटने तो वाली दिख नहीं रही, सभी राज्यों की सीटें बढ़ेंगी ही। कोई कंस्ट्रक्टिव मैं कहूँ कि आलोचना वो मुझे दिखाई नहीं दे रही। नहीं, देखिए, विपक्ष अभी फिलहाल जो सुनने में आया वो यही है कि सरकार इतनी जल्दबाजी में क्यों है। और कहीं ना कहीं अगर देखिए उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में सीटें बढ़ रही हैं और बहुत बढ़ रही हैं। विपक्ष का अगर यह तर्क है कि उत्तर प्रदेश में सीटें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो सरकार के लिए वो फायदे की बात होगी, तो क्या विपक्ष कॉन्फिडेंट नहीं है कि 2029 के चुनाव में वो 2024 का जो परिणाम आया तो उसको दोहरा पाएंगे? क्योंकि 2024 के चुनाव में तो उत्तर प्रदेश में भी और तमिलनाडु में भी विपक्ष ही जीता था और बीजेपी के लिए थोड़ी सी मुश्किल खड़ी हो गई थी। तो क्या विपक्ष ये सोचकर बैठ गया है पहले ही कि उत्तर प्रदेश 2029 में गया? तो ये आर्ग्यूमेंट समझ नहीं आ रहा। उनकी अपनी बातों में कन्विक्शन कई दफ़े जो है मुश्किल होता है ढूंढना। वो तो अब मैं उसके बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, वो अब विपक्ष के और लोगों को भी सुनेंगे। अभी विपक्ष डिस्कशन तो शुरू हुआ है, विपक्ष क्या कहना चाहते हैं। लेकिन जो बेसिस है और जो सरकार जब खुलकर कह रही है कि अब नारी शक्ति को रोका नहीं जा सकता और ये कितने सालों से पेंडिंग पड़ा है, तो मुझे लगता है विपक्ष को प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने जो कहा, सदन के पटल पे कहा है, उस बात को मद्देनज़र रखते हुए सरकार का साथ देना चाहिए। क्योंकि 2023 में भी जब ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ था तब सभी ने सर्वसम्मति से इसको पास किया।
और अब जबकि इसे लागू करने के लिए जल्दी से जल्दी ऑपरेशनलाइज करने के लिए, चैनलाइज करने के लिए सरकार जो है कोशिश कर रही है, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर सदन में आकर ये कहते हैं कि अब इंतज़ार किस बात का, क्यों हम वेट करें, जल्द से जल्द इसे लागू क्यों ना किया जाए, उसके लिए हम आगे जो है अमेंडमेंट हो, चाहे नया बिल लाना हो, चाहे कोई समिति बनानी हो, हम क्यों इंतज़ार करें, फटाफट क्यों ना करें। वो उन सारी बातों में अभी विपक्ष जो है इस पे डिस्कशन अभी होना, अभी तो पीएम का बयान आया है। डेमोक्रेसी में डिस्कशन होना चाहिए, लोकतंत्र में डिस्कशन होना चाहिए, इसलिए 3 दिन डिसाइड किए गए और तो होगा। उन 3 दिनों में क्या अपडेट आती है और क्या विपक्ष का रुख रहता है, साथ ही साथ सरकार का क्या रुख रहता है, क्या जवाब रहता है, वो सब हम आपको बताते रहेंगे, टाइम टू टाइम लेकर आते रहेंगे एक एक डिटेल। चलते चलते वरुण से मेरा आखिरी सवाल जो हमेशा होता है, क्या वाकई ये 3 बिल लाने के बाद जब ये ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, चैनलाइज हो जाएगा, तो सियासत बदल जाएगी? देखिए, बिल्कुल सियासत बदल जाएगी। आज तक 543 की लोकसभा के अंदर कितनी महिलाएं बैठती थी? मेरे ख्याल से 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें भी 2019 के कंपैरिजन में महिलाओं की सदस्य संख्या घटी है। मेरे ख्याल से 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा महिला चुनाव जीत कर आई थी 78, और शायद 2024 में 74 के करीब महिलाएं जीत कर आई हैं। तो अब तो बिल्कुल राजनीति बदलने वाली है। इतनी सारी महिलाएं जब संसद में दिखेंगी, 272 से 284 के बीच में महिलाएं जब दिखेंगी संख्या, तो और देखिए जो नया संसद बनाया गया था वो उसको ध्यान में रखकर बनाया गया था कि वो 850 लोगों को अकोमोडेट कर सके, लोकसभा 850 को अकोमोडेट कर सके, तो उस हिसाब से ही ये बनाया गया है। एक बात तो तय है कि अब जब पार्टियां टिकट बांटेंगी तो हमें बहुत जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी, 33% तो आपको देना पड़ेगा। अब तो पार्टियों को खोजना पड़ेगा, और पार्टियां ये भी नहीं कह सकती कि, पार्टियों का बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट होता था महिला चुनाव नहीं जीत सकती, ठीक है, अब पार्टियों का ये आर्ग्यूमेंट किस तरीके से पेश किया जाएगा, कैसे वो बोलेंगे, ये देखना होगा। अब तो आपको 33% चुनाव लड़ाना ही होगा महिलाओं। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, आपने रिजर्वेशन आपको मिला है, आपको लड़ना ही पड़ेगा और पार्टियों को टिकट देना ही पड़ेगा, लड़ाना ही पड़ेगा। तो अभी के लिए इतना ही, लेकिन इस बिल पर और इस अमेंडमेंट पर और ये खास जो संसद का सत्र बुलाया गया है उस पर नज़र हमारी रहेगी। बाकायदा हम हर रोज़ आपके लिए डिटेल में लाते रहेंगे कि अब क्या हुआ और ये बिल और ये पूरा मामला पहुंचा कहां तक, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और विपक्ष का रुख क्या है, क्योंकि अगले 3 दिन इसके लिए डिसाइड किए गए हैं। जी बिल्कुल। बातचीत के लिए वरुण बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।